Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताऊंगी डेरिवेशन, हैमिल्टन डायनामिक्स की डेरिवेशंस करवाऊंगी। 3 डेरिवेशन इसकी हैं, बड़ी फेमस हैं। एक फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम एंड बाय यूजिंग हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो इनकी बेसिक्स तो इतना नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं आप लोगों को डेरिवेशन इसी करवाऊंगी कि इनकी डेरिवेशन होती कैसे है। जैसे फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम आपको बता देती हूँ, हैमिल्टन फंक्शन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। जैसे आप लोगों को पता है हैमिल्टन फंक्शन कंजर्वेटिव सिस्टम, इसका एक्सप्रेशन ये होता है। अच्छा, तो आपको पता है कि ना ये हमारे पास हैमिल्टन फंक्शन है जो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो क्या है? एक हमारे पास ये जनरलाइज मोमेंटम पर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर एंड टाइम टी पर। और जनरलाइज मोमेंटम का फार्मूला आप लोगों को पता है, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट। ये डॉट क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। एल इसी तरह जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और उनके वेलोसिटीज़ और टाइम टी पे डिपेंड करता है। ओके, और आई हमारा 1 to n जाता है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपका ये हैमिल्टन है, ओरिजिनल हैमिल्टन है, इसके ऊपर ये अप्लाई डी ऑन हैमिल्टन पे डी अप्लाई करूँगी। अब ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चेन रूल का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को चेन रूल का नहीं पता तो वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि चेन रूल हमारे पास क्या होता है। ये देखें, अगर हमारे पास क्या है, एक हैमिल्टन है और ये, अच्छा चलो मैं इसे सिंपल तरीके से स्टार्ट करती हूँ। सिंपल तरीका मेरे पास क्या है कि ये फंक्शन है जो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। एफ डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ आपको पहले से ग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई। इसी तरह अगर हमारे पास एफ होता, ये डिपेंड कर रहा होता 3 वेरिएबल्स पर, एक्स वाई जी, तो इसके हमारे पास 3 वेज बन जाते हैं। ऊपर एफ होता, नीचे एक्स और फिर बनता हमारा वाई, फिर बनता हमारा जेड। ठीक है, अच्छा अभी 2 केसेस में आपको अभी सिर्फ 2 हैं, तो ये इस तरह से हमने 2 वेज बनाए हैं। अगर 3 होते 3 वेज, और जितने होते उतने वेरिएबल्स उतने वेज हमारे बन जाते। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आएगा किसका? ऊपर वाला वेरिएबल आपने ऊपर रहने देना है और नीचे वाला वेरिएबल आपने नीचे रहने देना है। जैसे हमारे पास ये क्या है, अच्छा जैसे इस वेरिएबल को देखें, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ऊपर वाला वेरिएबल ऊपर आया है, नीचे वाला वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आया है। इसी तरह यहाँ पर भी पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अच्छा अगर मेरे पास 3 वेरिएबल होता तो यहाँ क्या होता? पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और यहाँ क्योंकि नीचे डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, और यहाँ पार्शियल ऊपर वेरिएबल एफ और नीचे वेरिएबल पार्शियल वाई, यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने बना लिया। ओके, बात समझ आती है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, या तो एफ का डिफरेंशियल निकालो, या उसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करो, या उसका कोई डेरिवेटिव लो। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, जैसे इसे लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिखूंगी? मैं इसे लिखूंगी एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, या और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, अच्छा इसी तरह 3 वेरिएबल में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, क्या होगा? पार्शियल ये एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट, या पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड और मल्टीप्लाइड बाय जेड। अच्छा अब आपसे कहा जाता है कि डी या डेल्टा या ये इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन कहा जाता है, सारों में एक ही काम, जहाँ जहाँ अगर डेल्टा डी बोलते हैं तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, यहाँ भी डी आ जाएगा और यहाँ भी डी आ जाएगा। अगर डेल्टा बोलते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा एफ आ जाता, तो यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा वाई डेल्टा एक्स आ जाता, यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई आ जाता। अगर ये बोलते डी एफ बाय डी टी कोई एक और वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे ये वाली चीज़ सेम, ये वाली चीज़ सेम, और यहाँ हमारे पास आ जाता। तो ये बाकी सारा मैं करके आपको बताती हूँ, इतना वो बीच में वो नहीं डालती ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे ये डेल्टा भी लेके दिखा दिया, सेम वही चीज़, आपका जो ये एक्सप्रेशन था, जो आपका एक्सप्रेशन था उसके साथ मैंने डेल्टा एक्स से ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डी भी लेके दिखा दिया, इसी तरह ये डी वाई बाई डी एक्स भी लेके दिखा दिया।
अब आपसे कहा जा रहा है ये एल है। अब एल आपको पता है एल के जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये जो आई है, आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, 1 2 चलता चलता एन तक जा रहा है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों ने ये नहीं समझना कोई एक वेरिएबल क्यू आई उसका नाम है, जी नहीं, ये कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 एन वेरिएबल्स हैं। तो ये एन वेरिएबल, ये एन वेरिएबल, एन प्लस एन 2n, और ये 2n प्लस 1 वेरिएबल्स ये हैं टोटल आपके पास। अब इनके ऊपर अगर लगाएंगे हमारे पास, ये इसका ग्राफ मैंने दिखा दिया। ओके, अब ये मैंने एल आपको दिखा दिया है, एल के ये Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn। तो अब इसके ऊपर अगर Q1 का मैं अगर आपको दिखाती हूँ, ये तो पार्शल एल बाय पार्शल Q1, इसी तरह चलते 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 आखिरी वाले का दिखा दिया पार्शल Qn बाय पार्शल एल बाय पार्शल Qn। इसी तरह ये Q1 डैश Q2 डैश एंड सो ऑन Qn डैश। तो Q1 डैश का मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ऊपर वाला वेरिएबल ऊपर है, नीचे वाला वेरिएबल नीचे है। इसी तरह चलते चलते लास्ट वाला वेरिएबल का भी सेम यही काम, और आखिरी वेरिएबल टी था, तो इसके लिए तो बड़ा आसान है, पार्शल एल बाय पार्शल टी लगाना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास अब ये वेरिएबल है, इन्हें लिखने का क्या तरीका है लिखने का, अगर हम इस पर डेल लगाते हैं तो डी इधर भी आएगा, डी इन सारों पर भी आएगा। तो अच्छा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, आप इस वेरिएबल को और यहाँ डी, ये डी डिफरेंशियल ऑफ एल आप ले रहे हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा डी ऑफ Q1 से, इसी तरह इसका एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा डी ऑफ Q2 से, और लास्ट वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा डी ऑफ Qn से। ये सारे, ये मैंने फर्स्ट लिखा है और लास्ट वाला मेंशन कर दिया, इसी तरह सिमिलरली इसका लिख दिया है और लास्ट वाला मेंशन कर दिया, और आखिरी वाले वेरिएबल को यहाँ मेंशन कर दिया। और इसे समीशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, आपका समीशन 1 से स्टार्ट होगा एन तक जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम समीशन में लिख सकते, समीशन आई फ्रॉम 1 to n, और ये एक्सप्रेशन मल्टी यहाँ सिर्फ इधर ये 1 1 और ये n की जगह हमारे पास कि ये एक्सप्रेशन पूरा आई आ गया, आई फ्रॉम 1 to n। इसी तरह इस ये जो ये डॉट वाले को भी हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लास्ट वाले को भी समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये तो मैंने एल के लिए लिख के दिखाया है, अब एच के लिए भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। अब लेकिन आपने फिर वेरिएबल का ख्याल रखना है, एल के तो वेरिएबल सिर्फ ये 3 है ना, तो एच के वेरिएबल में पी क्यू और ये टी हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली लिखने होंगे, ठीक है। अब मैं आपको उस डेरिवेशन पे लेकर जाती हूँ। वो डेरिवेशन हमारे पास क्या है, वो डेरिवेशन हमारे पास ये है। आपको वो क्या कहता है कि कहता है अप्लाई डिफरेंशियल ऑन एच, एच के ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करें, और एच का ये वेरिएबल 10 एन वेरिएबल्स हैं, ये भी एन वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल टी है। ये देखो ये एन वेरिएबल्स थे, समीशन 1 to n पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई और ये डी पी आई। तो ये आप ये पार्शल पी आई और ये डी पी आई और ये डी एच हम निकाल रहे हैं, इसी तरह इस वेरिएबल का, इसी तरह इस वेरिएबल का। ये तो अकेला वेरिएबल है इसलिए इसे सिंगल टर्म हमने लिखी है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगला काम क्या किया, अगला काम ये किया है कि इस एक्सप्रेशन पे हमने इस 1 पे डिफरेंशियल लगा दिया, अब इस एक्सप्रेशन स्टार पे ये डिफरेंशियल अप्लाई करूँगी, और वो कैसे करूँगी वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ आ जाएगा डिफरेंशियल, यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा डिफरेंशियल, और इसके ऊपर आ जाएगा डिफरेंशियल। तो ये अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खुलेगी तो हमारे पास इस वाले पे भी डिफरेंशियल आएगा और एल पे भी हमारे पास डिफरेंशियल आ गया। ओके, बात समझ आती है। अब इधर प्रोडक्ट रूल आप लगाओ, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये देखो इधर भी आया इधर भी आया, इधर क्या है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले पे लगा डिफरेंशियल, फिर प्लस सेकंड वाला आया एज इट इज और फर्स्ट वाले पे लगा डिफरेंशियल, और यहाँ माइनस और डी एल आया एज इट इज। ओके, बात समझ आती है। अब ब्रैकेट खोल दो, दोनों टर्म के पास समीशन आ जाएगा, वो भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको डी एल चाहिए, तो डी एल मैंने आपको पीछे निकालना सिखा दिया था, ये उसका टोटल एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन उठाया, इस 2 में पुट किया, ये देखो 2 में पुट किया, ये 2 टर्म्स पहले से खड़ी थी, यहाँ पे हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई, इनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। अब अगर कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कट। अच्छा, एक बात इधर याद रखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये पी आई वो क्या है, पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट, ये हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम का फार्मूला है। तो यहाँ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट, इसको इसकी जगह हम लिख देंगे ये पी आई डॉट। तो अब ये शक्ल और ये शक्ल दोनों सेम हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बाकी अब हमारे पास 1 2 और ये 3 टर्म्स हमारे पास बच गई। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बच गई, और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं आपको इधर एक और चीज़ बताती हूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन डी एच का निकला, और ये वाला तो पूरा एक्सप्रेशन डी एच का निकला था। तो अगर डी एच के बराबर है तो इसका मतलब है ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। तो अब मैं अगली बताती हूँ आपको।
ओके, बाय 1 and 3 आपने 1 वाली साइड इधर रखी और 3 वाली साइड इधर रखी। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डी पी आई, डी क्यू आई और डी टी। अब आपको पता है डी पी इधर भी है, डी पी इधर भी है, तो अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे, समीशन समीशन से कटा और डी पी से कटा, तो अंदर वाला एक्सप्रेशन इधर डी पी के अंदर वाले एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगली टर्म के लिए डी क्यू, ये डी क्यू समीशन समीशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यह वाली टर्म माइनस इसके बराबर आ गया। मुश्किल है। इसी तरह डी क्यू, ये डी टी इधर भी है, डी टी इधर भी है, तो ये वाली टर्म बराबर हो गया माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी। तो ये हमारे पास 3 हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस आ गए हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा कहा जाता है। आप लोगों को मैंने ना कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया था। स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट में टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आप मतलब आपका वेरिएबल आपका एच आपका क्यू टी से आज़ाद होता है, टी पे डिपेंड नहीं करता। तो अब ज़रा देखो, इधर भी टी पे इन्वॉल्व नहीं है, इधर भी टी इन्वॉल्व नहीं है, इधर टी इन्वॉल्व है। अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब एल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो तो ये हमारे अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो हमारे पास आएगा, ये देखें, तो ये वाली टर्म हो गई ज़ीरो। ये देखो, क्योंकि टी पे डिपेंड नहीं, आप टी के लिहाज से एल जो है ये एल पहले क्या था, पहले एल था जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, उनकी वेलोसिटीज़ और टाइम पर। अब आपको इस केस में, ये वाले केस में हमारे पास एल जो है, एल में टी नहीं होगा, तो ये क्यू आई भी होगा और क्यू आई डॉट होगा, लेकिन टाइम वेरिएबल टी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये ज़ीरो आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लें तो एच का आंसर आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच भी आपका टाइम से आज़ाद हो गया। तो ये तो एक बात हो गई। अब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपको बताती हूँ। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारे पास लग्रेंजियन इक्वेशन आप लोगों ने पीछे ड्राइव की है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। लग्रेंजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम आपके पास यही होती है एक्सप्रेशन। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमें पता है पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट, ये पी के जनरलाइज मोमेंटम पी के बराबर है, वो हमने पुट कर दिया। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर इसका पी का डेरिवेटिव लेंगे तो पी का डेरिवेटिव आ गया, और हमने फिर क्या किया, ये वाली टर्म यहीं खड़ी रहने दी है, ये वाली टर्म जो बनेगी वो तो जाके माइनस हो जाएगी, क्यू के पास चली जाके माइनस हो गया। अब आपने क्या किया, सिर्फ ये जो ये आपकी इक्वेशंस बनी थी, ये इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू निकाल ली और ये आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन स्टार में, और बाकी यही सारा काम, और आपका अब यही इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम भी निकल आई है। ये देखें, यही वही एक्सप्रेशन, सिर्फ ये वाली चीज़ चेंज होगी, बाकी ये दोनों सेम वही हैं। ठीक है, अभी वही स्क्लेरोनॉमिक आपका टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी, बाकी ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। दीज आर हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अच्छा, अब आपको हैमिल्टन की डेरिवेशन बाय वेरिएशनल प्रिंसिपल या हैमिल्टन प्रिंसिपल आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपके पास एल, यहाँ से एल इधर भेज दें, एच को इधर भेज दें, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। बाय एक्शन इंटीग्रल का फार्मूला आप लोगों को पता है, आप डेल्टा अप्लाई करते हैं आई पर, तो ये आई हमारे पास था, ये एक्शन इंटीग्रल को आपको मैं लास्ट टाइम बता चुकी हूँ। और अब इनके बारे में क्या होता है कि आप डेल्टा क्यू आई टी 1 पर, डेल्टा क्यू आई टी 2 पर आंसर होता है 0। ये एक एक्सप्रेशन बन गया। सिर्फ अब हम क्या करेंगे, इस एल की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। ये देखो, इस एल की जगह ये एक्सप्रेशन हमारा पुट कर दिया। ठीक है, अब आती हूँ, अब आपको ने क्या किया, ये जो ये 2 और 1 ये हाँ पुट कर दिया। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। अब अगला काम क्या किया, ये जो आपको डेल्टा नज़र आ रहा है ये अंदर दे दिया सारों को। तो जब ये हम अंदर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये डेल्टा इस टर्म के पास भी आएगा, डेल्टा एच के पास भी आएगा। अब यहाँ पर तो आप डेल्टा का प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड पे लगेगा डेल्टा, और फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट पे लगेगा डेल्टा, और यहाँ ये एक्सप्रेशन आया एज इट इज़। और एच आपका डिपेंड कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है, पी पर मतलब जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप डेल्टा अप्लाई करें तो बाय चेन रूल इसके ऊपर आप डेल्टा अप्लाई करें, बाय चेन रूल आपके पास ये 2 टर्म्स आएंगी, क्योंकि टी तो हमारे पास इस वक्त
वक्त है भी नहीं। अच्छा, फिर अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रहा है, डेल्टा पी इसके पास है, डेल्टा पी इसके पास है, आप डेल्टा पी और समीशन कॉमन ले लें, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये बच जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मैं एक और काम क्या करूँगी, सिर्फ करूँगी कुछ भी नहीं, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगी, वो आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपने ये वाले टर्म पूरी उठा ली, ये पूरी टर्म उठा ली आपने। अब अगला काम हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये पी आई डेल्टा और क्यू डॉट को लिख सकते हैं, क्यू डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, अब बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़, उसमें ज़रा सा भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा, फिर आगे आगे आपको क्या सिखाती हूँ, आगे अब आपको पता है ये दोनों चेंज हो सकते हैं। आप लोगों को वो लॉ क्या पता है, इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर का लॉ पता होगा, इंटरचेंज ऑपरेटर का लॉ आपको पता है, ऑपरेटर का लॉ आपको पता है, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर की वजह से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये हमारे पास आ गया एज इट इज़। और अब यहाँ पर अब एक और काम क्या करूँ, सबको इंटीग्रेशन, इस वाली टर्म को समीशन, इन वाली टर्म को अलग अलग मिल गया, ये मिल गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब इस वाली टर्म को उठाऊंगी और उसके ऊपर क्या करती हूँ, उसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समीशन अभी पीछे हटा देती हूँ, इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर ये पीछे चला जाएगा, इंटीग्रेशन आगे आएगा, इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगी और फिर बस अब आपकी सारी गेम खत्म हो जाएगी। चलो, अब आती हैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ आता है, सेकंड पे लगता है इंटीग्रेशन, ये सेकंड शक्ल थी, इसके ऊपर लगेगा इंटीग्रेशन, और फिर माइनस ये लार्ज इंटीग्रेशन, और फिर यही शक्ल, यही वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ आया। और अब आपने फिर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया, ये डी टी, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब आपको पता है ये डी टी से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक साथ आ गया। ओके, बात समझ आती है। और यहाँ पे भी अंदर वाला एक्सप्रेशन बच गया, डीपी बन गया, डीपी डॉट बन गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब आपको पता है ये पूरा इक्वल टू 0 है। आप इस पूरे एक्सप्रेशन में जब ये अपर लिमिट T2 पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू आई T2 इक्वल टू 0 था, फिर डेल्टा क्यू आई T1 इक्वल टू 0 था, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पर आंसर हमारे पास 0 हो रहा है। तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, समीशन माइनस इंटीग्रेशन, और ये वाली टर्म बच जाएगी, ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब इसे आप पुट करें 4 में, तो 4 में पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, समीशन इंटीग्रेशन सारों के पास है, और ये डी टी इसके पास भी है, डी टी इसके पास भी है, डी क्यू डेल्टा क्यू इसके पास भी है, डेल्टा क्यू आई इसके पास भी है, मजीद कॉमन लेंगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप ये देखो, ये भी इसी उधर डेल्टा पी आई कॉमन था, अब इधर डेल्टा क्यू आई कॉमन हो गया। अब इन्हें फर्दर आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन समीशन डी टी कॉमन ले लिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बस यही हमारे पास आंसर है। दिस इज मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल एज वेरिएशनल प्रिंसिपल इन फेस स्पेस। बोथ ये जो ये हैं डेल्टा पी आई डेल्टा क्यू आई आर्बिट्रेरी हैं, ये भी डेल्टा पी आई और डेल्टा क्यू आई आर्बिट्रेरी हैं, सो देयर कोफिशिएंट मस्ट बी वैनिश। तो इनके कोफिशिएंट जो हैं वो वैनिश हो जाएंगे। वैनिश होने का मतलब क्या, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ये वाली चीज़ भी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये देखो हो गई। तो अब आप यहाँ से डेल्टा क्यू आई की वैल्यू निकालें और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, और ये हमारे पास आंसर हो गया। इससे ज़्यादा कोई आसान चीज़ हो सकती है। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।